हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2022 हल सहित जो आपका मॉडल पेपर प्रथम है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 की कक्षा 12th की जो हिंदी अनिवार्य पुस्तक है उसका मैं पहला मॉडल पेपर हल करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। ये आपका जो प्रश्न पत्र है वो कितने नंबर का होगा? 80 नंबरों का होगा। और आपको बोर्ड के अंदर इसको हल करने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा दोस्तों? 2 घंटे 45 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा-सा मेरा निवेदन है कि आप पढ़ाई के साथ-साथ अपनी हैंडराइटिंग भी सुधारें और उसके साथ जो अपनी स्पीड है लिखने की, उसको भी थोड़ा तेज़ करें। क्योंकि आपको याद सब कुछ होगा, प्रश्न को थोड़ा-सा उच्चतम लेवल का लिखोगे, तो टाइम तो लगेगा। और आपको इन 2 घंटे और 45 मिनटों के अंदर कुल 23 प्रश्न हल हल करने हैं। कितने? 23 प्रश्न हल करने हैं। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए, प्लस आपकी जो स्पीड तेज़ होनी चाहिए, प्लस आप लगातार रिवीजन करते रहिए। और रिवीजन आपको कैसे करना है दोस्तों? इस चैनल पर मैंने जो हर एक विषय का ब्लूप्रिंट डाला है। वर्तमान टाइम में दोस्तों आपको ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए, यानी आपको पहले क्या करना है, ब्लूप्रिंट को देख, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप के जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके इतिहास है, ठीक ना? मान लो इतिहास है, तो उस इतिहास के अंदर आप क्या पढ़ना चाहते हैं दोस्तों? पहला पार्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? पहला पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप पहला पार्ट का इतिहास का ब्लूप्रिंट उठा करके देखिए। इतिहास बोर्ड के अंदर क्या क्या आ रहा है, जो ब्लूप्रिंट के अंदर आएगा वही आपके बोर्ड के अंदर वैसे के वैसे ही प्रश्न आएंगे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पार्ट है दोस्तों, इसी प्रकार का हिंदी अनिवार्य के अंदर हमारा जो बोर्ड के अंदर पेपर आने वाला है, तो उसको आज हम संपूर्ण हल कर लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों शानदार प्रश्न है और 12 नंबर आपको मिलने वाला, बिल्कुल शानदार में से शानदार प्रश्न है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ दोस्तों। हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है। हिंदी में तुलसी ही रामायण के प्रमुख कवि है। तुलसी के समकालीन कवियों में से मुनीलाल कृत रामप्रकाश काव्य मिलता है, जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। महाकवि केशव ने रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की है, जिसमें काव्य कौशल का तो प्राधान्य है, परंतु चरित चित्रण एवं प्रबंधात्मकता की उपेक्षा की गई है। सेनापति ने भी अपने कवित्त रत्नाकर में चौथी एवं पांचवी तरंगों के अंतर्गत रामायण एवं राम रसायन का वर्णन किया है। तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं। इनमें से हृदयराम कृत हनुमान नाटक मिलता है। तदुपरांत प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक मिलता है, जो संवाद रूप में लिखा गया है। दोस्तों ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में से आपका पहला प्रश्न पूछा गया है। क्या पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है दोस्तों? तो हमने इसको पढ़ा तो हमें राम के बारे में ज़्यादा है। राम काव्य, देखो हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। तो उपयुक्त जो हमारा जो गद्यांश है उसको क्या मेन उचित शीर्षक क्या है दोस्तों? राम काव्य। क्या है आपको नजर आया ना, राम काव्य? तो आपका ये ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है दोस्तों? राम काव्य है। क्या है? राम काव्य। क्या आप इसमें देख लीजिए दोस्तों, क्या आपको कहीं मिला तुलसी काव्य? कहीं आपको मिला क्या केशव काव्य? तो उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकते। तो इसका आंसर होगा दोस्तों राम काव्य। इस जो गद्यांश है इसका उचित शीर्षक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई? ऐसा कौन सा जो काव्य है उसकी कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई? तो दोस्तों ऊपर हमने एक पढ़ा था कि रामचरित रामायण, रामचरित रामायण। क्या दोस्तों? रामचरित रामायण की जो काव्य है उसकी कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट तीसरा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा काव्य रीति काल के आधार पर लिखा गया है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा राम प्रकाश। क्या दोस्तों? ये राम प्रकाश है और रीति काल के आधार पर लिखा गया है। तो इसको दोस्तों ध्यान में रखना है। ये सारे उत्तर है ना, आपको इसमें से देख देख कर लिखना है। बिल्कुल शानदार आपको नंबर आने वाले हैं। अच्छी तरीके से दोस्तों मेहनत करिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसका जो चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है इसका कि रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है? रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है दोस्तों? उस पैराग्राफ के अंदर नाम आए थे, कौन थे दोस्तों? केशव थे। कौन थे? जो रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन थे? केशव थे। उसके बाद दोस्तों पांचवा है, निम्न में से कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया? तो संवाद रूप में कौन सा दोस्तों? रामायण महानाटक है वो संवाद रूप में लिखा गया। क्या दोस्तों? रामायण महानाटक है वो संवाद रूप में लिखा गया। नेक्स्ट छठा है, निम्न में से राम भक्ति के कवि है। राम भक्ति के कवि कौन है दोस्तों? सूरदास है जो हमारे राम भक्ति के कवि है।
नहीं, सॉरी दोस्तों, इसमें आपको प्रश्न पूछा है निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है, तो सूरदास है जो दोस्तों कृष्ण भक्ति के कवि है। मैंने पहले गलत बोल दिया था, माफ करना दोस्तों। ये दोस्तों निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है, तो दोस्तों तुलसीदास जी तो राम भक्त थे, केशव थे और हृदयराम भी थे। हमारे जो तुलसीदास जी है वो कृष्ण भक्त थे, तो इसका राइट आंसर ये सूरदास जी होंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, ये आपके उत्तर दिए गए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। दोस्तों ये आपका जो हमारा जो पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ करके हमें उत्तर देना है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा जो 7वां प्रश्न है कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी, राम की माता उन्हें क्या कहती थी, तो इसका दोस्तों आंसर होगा इसको आप पढ़ लेना ध्यानपूर्वक, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी। ये अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने की को नील कलम, कुछ लगा ना हाथ कुछ सहसा स्तर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखो वहाँ रिक्त स्थान ये जप का पूर्ण समय, आसान छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय, दिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया को का होने सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद हुए माया वर्ण प्राप्त कर जे, बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव परम मन, यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। नेक्स्ट बात करते हैं, दो नील कमल है शेष अभी, दो नील कमल है शेष अभी, ये पुंस चरण पूरा करता हूँ देश देकर मात एक नयन। तो ये दोस्तों हमने जो पढ़ा ना ऊपर अपठित पद्यांश, तो इसमें से प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न आया दोस्तों, राम की माता उन्हें क्या कहती थी। राम की माता दोस्तों देखिए मुझको सदा कहती राजीव नयन, ये दोस्तों आया ना कि मुझको सदा मात कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, तो इसका दोस्तों आंसर होगा राजीव नयन, ठीक है ना। ये इसमें दिया गया कहती थी माता यानी मुझको सदा राजीव नयन, यानी राम की माता उन्हें क्या कहती थी, राजीव नयन कहती थी। दूसरा है इसके अंदर, राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है। राम की जो शक्ति पूजा है उसमें से कमल जो पुष्प है वो कौन चुरा लेता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा जो महाशक्ति है ना, ये महाशक्ति है ना, ये राम जी का जो है कमल पुरुष चुरा लेती है। तीसरा इसके अंदर दोस्तों नवा जो इसके अंदर प्रश्न है, राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की, तो राम ने रावण को पराजित करने के लिए दोस्तों शक्ति की उपासना की। नेक्स्ट हमारा जो 10वां है, दो नील कमल है से सभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं। दो नील कमल है से सभी, तो राम इस दो दो यानी दोस्तों कौन नेत्र है ना, जो दो है ना हमारे, दो नील कमल है से सभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं, तो राम अपनी दो आंखों की बात कर रहे हैं, दो नेत्रों की बात कर रहे हैं। नील कमल शब्द में अहंकार है, नील कब नील कमल शब्द में अलंकार कौन सा है दोस्तों, अहंकार नहीं दोस्तों, नील कमल जो शब्द है उसमें अलंकार पूछा है, तो इसके अंदर अलंकार कौन सा है दोस्तों, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों, आपका रूपक अलंकार है। नीला है कलम, कमल जो नीला है, कमल जो यानी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट हमारा 12वां है, नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द है। नयन शब्द है ना, जो नयन यानी नेत्र आंख चक्षु ये बता रहे हैं, तो नयन की ये दोस्तों हो गई नेत्र आंख चक्षु, ये इसके क्या है पर्यायवाची शब्द है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो दोस्तों इसमें है, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मातृभाषा कहते हैं। दूसरा है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो भाषा है वो कौन सी भाषा में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तीसरा है, मेरा घर गंगा पर है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों, लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। मेरा घर गंगा पर है वाक्य में कौन सी लक्षणा जो शब्द शक्ति है। नेक्स्ट हमारा जो चौथा है, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो तो उसे हम कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिधा शब्द शक्ति होती है। देखिए दोस्तों, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो तो उसे हम कहते हैं दोस्तों अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो 5वां है इसके अंदर, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, उक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों,
विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। यानी दोस्तों इसके अंदर आपके दो तो प्रश्न है, देखिएगा ये शब्द शक्ति से पूछ रहा है, तो आपको शब्द शक्ति अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना, क्योंकि परिभाषाएं आ सकती है दोस्तों। तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है ना, उसकी सारी तीनों की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। परिभाषाएं पूछ सकता है खाली स्थान के रूप में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो छठा है, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी विसारिये। उक्त काव्य पंक्ति में भय वर्ण की के कारण दोस्तों आवर्ती के कारण कौन सा अलंकार अनुप्रास अलंकार है? भगवान भक्तों की भयंकर बुरी विसारिये। क्या दोस्तों? भगवान भक्तों की भयंकर बुरी विसारिये। तो भय भय दोस्तों बार बार आ रहा है, यहाँ भय आया, यहाँ भय आया, यहाँ भय आया, यहाँ भय आया। इन भय वर्ण की आवर्ती के कारण इसके अंदर दोस्तों कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों मैं तीसरे प्रश्न की। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ को लिखिए। निम्न जो पारिभाषिक शब्द है उसके जो अर्थ है उनको लिखना है। पहला है दोस्तों एप्लीकेंट। क्या है दोस्तों? एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का दोस्तों जो अर्थ होता है वो कौन होता है? आवेदक होता है, एप्लीकेंट। दूसरा है दोस्तों अकेज्ड। क्या है दोस्तों? अकेज्ड है। अकेज्ड का दोस्तों होता है दोषी। क्या होता है? दोषी होता है। तीसरा है इसका जो तीसरे का दूसरा है संक्षेप शब्द के लिए परिभाषिक शब्द लिखिए। यानी आपको पहले तो इंग्लिश से हिंदी का अर्थ पूछा है, अब आपको पूछ रहे हैं हिंदी से इंग्लिश के बारे में बताना। तो हमारा जो पहला इसके संक्षेप को शब्द के लिए परिभाषिक शब्द क्या है दोस्तों? अब्रीविएशन। क्या है दोस्तों? अब्रीविएशन, ये इसका आंसर है। क्या दोस्तों? अब्रीविएशन इसका सही आंसर है। ये आपके नीचे दिया हुआ है। तीसरा है मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? मेंढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? तो इसका आंसर है दोस्तों मेंढक मंडली का दूसरा नाम था इंद्र सेना। क्या था दोस्तों? इंद्र सेना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेंढक जो मंडली है उसका दूसरा नाम था इंद्र सेना। नेक्स्ट हमारा चौथा है फीचर लेखन क्या है? फीचर लेखन क्या है? फीचर किसी भी सामाजिक घटना की रोचक एवं मनोरंजक पूर्ण व्याख्या है। दोस्तों ये आपको वन लाइन में पूछा है तो एक वन लाइन के अंदर देना है, क्योंकि आपको एक नंबर देना है। फीचर दोस्तों, फीचर की परिभाषा हम बहुत बड़ी लिख सकते हैं, आपको बस जितना नंबर मिलना है उसके हिसाब से शब्द सीमा को भी बहुत ध्यान में रखना है। फीचर लेखन क्या है? फीचर किसी भी सामाजिक घटना की रोचक एवं मनोरंजक पूर्ण व्याख्या है। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है किशन-दा की कौन सी छवि यशोधरा बाबू के मन में बसी हुई थी? तो इसका आंसर है किशन-दा की दयालुता एवं सामाजिकता की छवि यशोधरा बाबू के मन में बसी हुई थी। कौन सी छवि दोस्तों? दयालुता और सामाजिकता की जो छवि थी वो यशोदा बाबू के मन में बसी हुई थी। नेक्स्ट हमारा जो छठा प्रश्न है, यह प्रश्न है कौन सी बात यशोधरा बाबू कभी कभी क्या दोस्तों इसके अंदर है तंजिया यानी व्यंग्यात्मक कहते थे? तो इसका आंसर है दोस्तों जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। क्या दोस्तों? जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। कौन सी बात यशोधरा बाबू कभी कभी तंजिया यानी व्यंग्यात्मक कहते थे? तो इसका आंसर है कि जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। दोस्तों आपके अपने पिता को मान सम्मान देना है। आप अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए जिद करके बैठे हो कि मैं अपने माता पिता के सपने को साकार करूंगा, मैं अब की बार 90% बनाऊंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। दोस्तों मात्र 30 दिन बचे हैं, सटीक रणनीति के साथ पढ़िए दोस्तों। आप अपनी जो सेल्फ स्टडी है उस पर अधिक ध्यान दीजिए दोस्तों। ज़्यादा इधर उधर की अब चीज़ें वर्तमान में बहुत सारी चल रही है, उसको कम ध्यान में करिए। जो यूट्यूब पर अच्छे पढ़ा रहे हैं उनका सारा जरूर लेवे, बाकी अपनी जो सेल्फ स्टडी है उसको भी ध्यान में रखें, ठीक है ना। अधिकतर यूट्यूब चैनल है जो आपको भटकाते हैं, लेकिन जो हमारा आपका टुडे करंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सटीक सही रणनीति पर पहुंचाने का कोशिश करता है। दोस्तों हम बच्चों को किसी प्रकार से भटकाव या बहकावे में नहीं लाते हैं। जो हम आपके लिए कर रहे हैं हमसे होता है मेरे हिसाब से अच्छा ही करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं हम, हमारा जो प्रश्न था कि नेक्स्ट ये जब तक बाप नहीं, ये तो हो गया। कि सातवां प्रश्न है कि पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? जूझ आत्मकथा अंश के आधार पर बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों कि मास्टरों के अपनेपन के व्यवहार तथा बसंत पाटिल की दोस्ती के कारण पाठशाला में लेखक का विश्वास क्यों बढ़ने लगा? मास्टरों के अपनेपन के कारण तथा बसंत पाटिल की दोस्ती के कारण मन है जो विश्वास है वो बढ़ने लगा। नेक्स्ट हमारा जो आठवां है कि जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है? तो ये किस प्रकार का उपन्यास का अंश है दोस्तों? आत्मकथात्मक उपन्यास का अंश है। किस प्रकार के दोस्तों? आत्मकथात्मक उपन्यास का अंश है। नेक्स्ट नवा है लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख निकल आए हैं? जूझ आत्मकथात्मक अंश के आधार पर बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों मास्टर जी ने जब पाठशाला के एक समारोह में
उससे सभी लड़कों के सामने कविता गवई। दोस्तों इसके अंदर प्रश्न पूछा है कि लेखक को कब लगा कि उसके नए पंख आ गए। तो दोस्तों लेखक को तब लगा कि मास्टर जी ने जब पाठशाला में एक समारोह में उससे सभी लड़कों के सामने कविता गवाई, तब उन्हें ऐसा लगा कि उनके पंख निकल आए हैं। नेक्स्ट 10वां है, कुंवर नारायण की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। कुंवर नारायण की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो दोस्तों पहली रचना है चक्रव्यूह। कौन सी दोस्तों? चक्रव्यूह। दूसरी है दोस्तों परिवेश हम तुम। परिवेश हम तुम। ये दोस्तों दो रचना है, कुंवर नारायण की दो रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा है जो 11वां है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म होता है वो दोस्तों 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक स्थान पर होता है। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है उनका जन्म होता है 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा नामक स्थान पर होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों आपका अंतिम जो प्रश्न है इसके बारे में चर्चा करता हूँ कि निम्नलिखित जो आपके नेक्स्ट आपके बैक खंड के भाग आ गए हैं कि निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में दोस्तों? 40 शब्दों में देना है। तो आपको सब सीमा भी ध्यान में रखना है क्योंकि आपके 2 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है। कितने नंबर का? 2 नंबर का एक प्रश्न आ रहा है, तो आपको सब सीमा भी बहुत अधिक ध्यान में रखनी चाहिए। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, इसका चौथा प्रश्न है हमारे ब्लूप्रिंट का कि प्रिंट माध्यम के किन्हीं दो कमियों को समझाइए। प्रिंट माध्यम होता है दोस्तों, इसकी दो कमियाँ क्या है ये आपको समझानी है। तो दोस्तों प्रिंट माध्यम की दो कमियां निम्न प्रकार है। कौन कौन सी है दोस्तों? पहली कमी है प्रिंट माध्यम अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी नहीं है। दोस्तों इसको मैं सरल भाषा में, प्रिंट माध्यम यानी दोस्तों जो आपका अखबार आता है, अखबार अशिक्षित लोग पढ़ सकते हैं क्या? आप कभी को नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रिंट माध्यम है जो अशिक्षित लोगों के लिए अनुपयोगी है। ठीक है ना? तो ये इसका एक दोष हो गया, कमी हो गई। और दूसरा है टेलीविजन तथा रेडियो की भांति मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटना की जानकारी नहीं दे पाता है। दोस्तों आपका जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आपका जो प्रिंट है अखबार है, अखबार के अंदर दोस्तों जैसे मान लो स्थान है, उस स्थान पर तुरंत एक घटना घट गई है तो वह तुरंत हाथों हाथ उसके अंदर नहीं आती है। जो टेलीविजन है और रेडियो है उसके अंदर जो घटना घटते ही मतलब उनको आगे पहुंचा दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है। जैसे अखबार के अंदर आज घटना घटती है तो कल प्रिंट माध्यम के अंदर छप करके सामने आएगी हमारे। तो इसका ये भी दूसरा दोष है कि टेलीविजन तथा रेडियो की भांति मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटना की जानकारी नहीं दे पाता है। ये दोस्तों इसके अंदर आपको दो कमियां ध्यान में रखनी है। ठीक है ना? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है आपका यहाँ पर कि हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों आपका प्रश्न है कि हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखनी है। नेट पत्रकारिता क्या होती है? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान करना। दोस्तों इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान करना, लेखों, चर्चा परिचर्चाओं, फीचर, झलकियां, डायरियों द्वारा अपने समय की धड़कनों को अनुभव और दर्ज करने को नेट पत्रकारिता कहते हैं। तो ये दोस्तों नेट पत्रकारिता के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, आपको इसको और भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। छठा प्रश्न है दोस्तों कि खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक टिप्पणी आलेख तैयार कीजिए। दोस्तों खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक टिप्पणी आलेख कीजिए। दोस्तों इसका आंसर है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है। शरीर को स्वस्थ और हष्टपुष्ट बनाने के लिए खेल अनिवार्य है। खेल हमें अनुशासन, संगठन, पारस्परिक सहयोग, साहस और विश्वास की शिक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेलों से जो लाभ मिलता है उससे खेलों की ओर रुझान बढ़ा है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अपने सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना क्या है। ये आपकी दोस्तों एक कविता का नाम है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना क्या है। इसका आंसर है दोस्तों कि इस कविता में कवि ने करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता तथा शोषण को व्यक्त किया है। मीडिया माध्यम की ऐसी व्यावसायिकता एवं संवेदनहीनता पर आक्षेप किया गया है। तो ये दोस्तों इसका है राइट आंसर कि इस कविता में कवि ने करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता तथा शोषण को व्यक्त किया है। मीडिया माध्यम की ऐसी व्यावसायिकता एवं संवेदनहीनता
पर आक्षेप किया गया है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है कि कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपका प्रश्न है कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान असीमित वह कल्पनाओं की उड़ान बताया है। कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान असीमित वह कविताओं की उड़ान बताया है, कल्पनाओं की उड़ान बताया है। बच्चों को खेल से आनंद मिलता है, वह अपने पराये का भेदभाव भूलकर खेल खेलते हैं। कविता रचना भी खेल के समान आनंददायी होती है। ये दोस्तों इसका है राइट आंसर। 9वां प्रश्न है दोस्तों आपका भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता है, क्यों? भगत जी जो हम आपके सेना उन पर दोस्तों बाजार का जादू क्यों नहीं चलता है, इसके बारे में बताना है। दोस्तों भगत जी चूर्ण बेचकर एक दिन में 6 आने से अधिक नहीं कमाते थे। दोस्तों ये आपका छोटा प्रश्न के अंदर पूछा जा सकता है कि भगत जी एक दिन में कितने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाते थे? 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते थे, ठीक है ना। और इतनी कमाई होते ही बाकी चूर्ण बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे। वे बाजार में काला नमक और जीरा खरीदने जाते तो सीधे पंसारी के पास जाकर खरीद लाते थे। उन पर चौक बाजार का कोई न आकर्षण रहता था और न कोई लालच। बाजार की चकाचौंध से मुक्त रहने से ही उन पर उसका जादू नहीं चलता था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और ये दोस्तों आपके बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब हम पढ़ते थे तब हमारे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया था, ठीक है ना। तो ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी अच्छा है कि भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता था, तो इसका आंसर बताना है। ये प्रश्न दोस्तों अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका 10वां प्रश्न है कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था, कैसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर है दोस्तों भक्तिन ने पति की असामयिक मृत्यु के बाद बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया था, परंतु कुछ समय बाद दामाद की मृत्यु हो गई। तब उसे उसके बड़े जेठुते के साले को पंचायत के गलत निर्णय के कारण दामाद मानना पड़ा। धीरे धीरे संपत्ति जाती रही और समय पर लगान न चुका पाने से जमींदार द्वारा अपमानित होना पड़ा और इस प्रकार भक्तिन का दुर्भाग्य उसके साथ हठपूर्वक लगा रहा। ये दोस्तों इसका है राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है कि यशोधरा बाबू को घर जल्दी लौटना पसंद नहीं था, क्यों? कारण स्पष्ट करना है। तो इसका दोस्तों आंसर है यशोधरा बाबू का अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी छोटी बात में पिछले कई वर्षों से मतभेद होने लगा था, जिससे वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। ये दोस्तों इसका है राइट आंसर, आप ध्यान से पढ़ ले। 12th हमारा जो प्रश्न है 12वां, यदि आप दादाजी राय के स्थान पर होते तो लेखक की मदद कैसे करते? तो इसका आंसर है दोस्तों यदि मैं दादाजी राय के स्थान पर होता तो लेखक के दादी जी से बात करता और उनसे कहता कि वह लेखक से खेतों पर काम करवाने के बजाय उसे पढ़ाई के लिए विद्यालय भेजे। तो ये दोस्तों है विजय, इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों खंड 6 जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है, 250 शब्दों में देना है। तो इन सब सीमा को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। 13वां प्रश्न है भूलना दंड सही फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए, सहर्ष स्वीकार है। कविता के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। तो इसकी करते हैं दोस्तों हम समीक्षा, आगे चलते हैं। दोस्तों इसका आंसर है इसके जो अथवा के अंदर एक प्रश्न आया है दोस्तों, फिराकी गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी के याद दिलाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये दोस्तों इसका है अथवा का प्रश्न। तो पहला का उत्तर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों शहर स्वीकारा है कविता कवि के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। कविता में तुम माँ है, पत्नी है, प्रेयसी है, बहन है या कोई और इसका सदस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियाँ या उपलब्धियां हैं उन्हें प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है, क्योंकि वह अपने प्रिय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वह चाहता है कि वह अपने प्रिय के प्रेम से उसकी ममता के मोह से उबरे, क्योंकि वह हमेशा की उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमजोर हो गया है। क्या दोस्तों? कमजोर हो गया है। उसे भय लगता है कि वह उसके बिना शायद जी नहीं पाएगा, इसके लिए वह उसे भूलना जाना चाहता था ताकि वह अंधेरों में गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। यद्यपि उसका
प्रिय को भूलना एक दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता था, क्योंकि उससे विश्वास है कि वह अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता से शक्ति पाएगा। उसका सहारा उसे सब जगह मिलता रहेगा। उसने जीवन में आज तक जो भी पाया है उसे वह उसके प्रिय की ही देन है। इसलिए भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। कथन हमारी दृष्टि से उचित है। दोस्तों, भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए, ये कथन हमारी दृष्टि में उचित है। ये दोस्तों इसका पहला का राइट आंसर होता है। आपका दूसरा जो प्रश्न था उसका जो आंसर है कि फिराकी गोरखपुर की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई पड़ता है। क्या दोस्तों? फिराकी गोरखपुर की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई पड़ता है। उसकी रुबाइयों की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। अतः कहा जा सकता है कि उनकी रुबाइयाँ वात्सल्य रस से युक्त है। इनमें नन्हे शिशुओं की अटखेलियाँ, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएं तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य प्रस्तुत है, जो अपने आप में सहज, सरल और भावात्मकता से पूरित है। माँ अपने प्रिय शिशु को आंगन में लेकर खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है, कभी हवा में लहराती है। शिशु खिलखिला उठता है। इस वात्सल्य के मनोरम दृश्य को देखिए। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी। इस प्रकार माँ वात्सल्य भाव से पूर्ण होकर बच्चे को नहलाती है, उसके उलझे बालों में कंघी करती है। वह उसका प्रिय शिशु घुटनियों में से माँ के मुख को निहारता है। तब सहज सहज ही माँ यशोदा की याद आ जाती है, जिसका सूरदास ने अपने वात्सल्य वर्णन पर प्रसंग में उल्लेख किया है। उदाहरणतः देखिए, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए केसुओं में कंघी करके, जब घुटनिया में लेके हैं पिनहाती कपड़े। इस प्रकार वर्णन में प्यार, कोमलता, मधुरता आदि के होते दर्शन कन्हैया और माता यशोदा की सहजता, आनंद अनुभूति आदि की याद दिलाते हैं। इन आधारों पर कहा जा सकता है कि फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कथन के द्वारा लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसके 8वें प्रश्न है दोस्तों, शीर्ष की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि शीर्ष को अवधूत क्यों माना गया। दोस्तों, ये आपका जो दूसरा प्रश्न है ना, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना। ये दोस्तों प्रश्न है ना, शीर्ष का फूल, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका शीर्ष की तुलना गांधी जी से करते हुए स्पष्ट कीजिए कि शीर्ष को अवधूत क्यों माना गया है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आप इसको एक अलग नोटबुक में जरूर लेकर के 2-3 बार याद जरूर कर ले। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न का आंसर है कि लाहौर अभी तक उनका वतन है, दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इस कथन को स्पष्ट करना है तर्क सही। तो दोस्तों करते हैं, इसका आंसर है ये कथन नमक शीर्षक कहानी से लिया गया। कौन सी कथन दोस्तों कहानी? ये कथन दोस्तों नमक शीर्षक कहानी से लिया गया है। नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विभाजित पुनर्वासी जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। ये कहानी बताती है कि भारत पाक पिछले लगभग 75 वर्षों से सतालोलुप राजनेताओं और मजहबी कट्टरपंथी धार्मिक दुराग्रह के कारण संघर्ष ही करते रहे हैं। लेकिन ये विभाजन या दुश्मनी सामान्य जनता के हाथ में नहीं है, क्योंकि आज भी उनके विवाह संबंध आदि भी हो रहे हैं। रिश्तेदारियों आदि के आधार पर दोस्तों वह एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। इसी भावनात्मकता के कारण पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है और भारतीय खातून को संदेश भेजता है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन मानते हुए वहाँ के नारियल को कोलकाता के नारियल से बेहतर मानता है। इस आधार पर लेखिका स्पष्ट करना चाहती है कि एक अनचाही अप्रतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई है। तो दोस्तों ये आपका जो 14 प्रश्न का पहला आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं जो शीर्ष वाला था, गांधी जी को के आधार पर चर्चा करके उनको अवधूत क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो ये दोस्तों इसका 8वां का प्रश्न का आंसर है। ये आंसर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है।
इसका आंसर है दोस्तों, लेखक ने गांधी जी और शीर्ष को एक समान कठिनाइयों में जीने वाला खास व्यक्तित्व कहा है। लेखक ने गांधी जी और शीर्ष को एक समान कठिनाइयों में जीने वाला खास व्यक्तित्व कहा है। शीर्ष भयंकर लू में भी सरस फूलदार बना रहता है। गांधी जी चारों ओर छाए अग्निकांड और खून खच्चर के बीच आत्मबल के आधार पर स्नेही, अहिंसक और उदार बने रहे। इस समानता के कारण लेखक ने गांधी जी और शीर्ष दोनों को एक समान बताया है। लेखक ने शीर्ष को अवधूत इसलिए माना है क्योंकि अवधूत ऐसा सन्यासी या तंत्र साधक होता है जो सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ, सुख दुख से मुक्त एवं कामनाओं से रहित होता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी समान रहकर फक्कड़ और मस्त बना रहता है। उसी प्रकार शीर्ष वृक्ष भी तपन, लू, शीत आदि सब सहन करता है और वसंत आगम पर फूलों से लद जाता है। जब गर्मी एवं लू से सारा संसार संतप्त रहता है तब सिरे से लहलहाता रहता है। इसलिए उसे अवधूत के समान बताया गया है। दोस्तों ये आपका जो आंसर है, ये आंसर दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो 15वां प्रश्न है वह है, सिल्वर वेडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है, जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो पहला का आंसर है दोस्तों, सिल्वर वेडिंग पीढ़ी के वैचारिक अंतराल की कहानी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में हम स्पष्ट करते हैं। इसका आंसर है दोस्तों, सिल्वर वेडिंग कहानी मनोहर श्याम जोशी जैसे जाने माने कहानीकार की एक प्रभावपूर्ण विचारों उत्तेजक कहानी है, जिसमें पीढ़ियों का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव तथा मानवीय मूल्यों का ह्रास स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें बेटे बेटी और साले द्वारा यशोधरा बाबू के पुराने विचारों की अनदेखी की जाती है। ये पीढ़ियां के अंतराल का स्पष्ट प्रमाण है। पुत्री द्वारा जींस बिना बाह का टॉप पहनना, पत्नी का होंठों पर लाली लगाना, बिना बाह का ब्लाउज पहनना पाश्चात्य संस्कृति की पहचान है। इसके साथ सिल्वर वेडिंग की पार्टी में केक काटने में उनका कुछ संकोच के साथ ही पर फिर भी भाग लेना भी शामिल है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों, पीढ़ी के वैचारिक अंतराल को सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है। इसका मूल उद्देश्य पीढ़ी के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है। यशोधर जी अपनी पीढ़ी के आदर्श एवं मूल्यों से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। ऑफिस के कर्मचारियों के साथ उनके संबंध भी इसी मानसिकता के साथ बने हैं। चड्डा की चौड़ी मोहरी वाली पैंट भी उन्हें इसलिए समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश से कहानीकार ने इस पीढ़ी अंतराल को प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त किया है। दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट हमारा जो इस 15वें का अथवा का प्रश्न है कि एक गुरुजी है वो शिष्य को किस प्रकार से क्या कर सकते हैं दोस्तों, अच्छा संस्कार दे सकते हैं, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, एक अच्छे गुरुजी की विशेषता होती है कि वह छात्र की रुचि एवं प्रयास को देखकर उसे प्रोत्साहित करते हुए एवं कुछ नया करने का अवसर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार लेखक द्वारा की गई तुकबंदी से गुरुजी ने सराहना करते हुए और अच्छा करने की प्रेरणा दी है। जूझ पाठ में मास्टर जी सोंदेलगेकर के साथ रहने से लेखक का न सिर्फ कविता लिखने की ओर रुझान बढ़ा, बल्कि वह एक अच्छा कवि बन गया। वह जो भी टूटा फूटा लिखता मास्टर जी को दिखाता, तब वह उसे कविता का शास्त्र समझाते, छंद लय अलंकारों का ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन के नियम समझाते और इससे लेखक को प्रोत्साहन मिला एवं आत्मविश्वास बढ़ा। अब लेखक छंद अलंकार लय यति गति से युक्त लेखक को प्रोत्साहन मिला एवं आत्मविश्वास बढ़ा। अब लेखक छंद अलंकार लय यति गति से युक्त कविताएं लिखने लगा और खेत में पानी देते या भैंस चराते समय कविता गाने लगा और अपने आप में कुछ तुकबंदी करने लगा। इस प्रकार मास्टर जी सोंदलगेकर के प्रभावी व्यक्तित्व, मार्गदर्शन, सहयोग तथा उनके पढ़ाने की अद्भुत शैली से प्रभावित होकर लेखक को नई दिशा मिली। ये दोस्तों इसका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय देना है। दोस्तों आपके इसके अंदर एक कवि परिचय आने वाला है। क्या आएंगे दोस्तों, कवि परिचय आएगा। तो दोस्तों आपको शमशेर बहादुर सिंह का देना है कवि परिचय। उसके बाद दोस्तों आप महादेवी वर्मा का लेखक परिचय देना है। दो अथवा में पूछा है, एक शमशेर सिंह बहादुर का, एक पूछा है अब आपके महादेवी वर्मा का। तो पहले बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह का।
ठीक है ना। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 में देहरादून में हुआ था। कहाँ होता है दोस्तों? देहरादून में इनका होता है जन्म। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म सन 1911 में देहरादून में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई तथा इलाहाबाद में बीए उत्तीर्ण कर ये वकील बंधुओं से चित्रकला का प्रशिक्षण लेने दिल्ली में उनके विद्यालय में प्रविष्ट हुए। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया और रूपाब पत्रिका में सहायक संपादक बने। दोस्तों कौन सी पत्रिका? रूपाब। जो रूपाब पत्रिका के सहायक संपादक बने। तत्पश्चात कहानी, नई कहानी, कम्फ्यून, माया, नया पत्र अंतर्गत उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। सन 1981 से 1985 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेम सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे। उन्होंने सन 1932 से 33 में लिखना प्रारंभ किया और इनकी प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती एवं रूपाब में प्रकाशित हुई। इसकी जो दोस्तों प्रारंभिक रचनाएं कौन कौन सी थी? सरस्वती और रूपाब के रूप में प्रकाशित हुई। इन्हें उन्हें दूसरा सप्तक का प्रमुख कवि माना जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को दूसरा जो सप्तक था उसका प्रमुख कवि माना जाता है। सन 1993 में इनका दिल्ली में निधन हो जाता है। कहाँ हो जाता है दोस्तों? दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। शमशेर बहादुर सिंह पर मार्क्सवादी और प्रयोगवादी दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रेम, सौंदर्य, वर्ग चेतना के साथ जीवन मूल्यों को इन्होंने विशेष महत्व दिया। इनकी प्रकाशित रचनाएं ये थी दोस्तों। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, जो भी हूँ नई में, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी आदि इनकी दोस्तों ये रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, कबीर सम्मान आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों ये आपका शमशेर बहादुर सिंह का पूर्ण हमने कवि परिचय पढ़ा है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारी महादेवी वर्मा लेखक है, इनके परिचय के बारे में जानते हैं। दोस्तों इनका परिचय है कि साहित्य रचना एवं समाज सेवा के क्षेत्र में महादेवी वर्मा का आदरणीय स्थान रहा है। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र एवं संस्मरण विधा को आगे बढ़ाने में इनका अनुपम योगदान रहा है। अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण कर महादेवी ने अतीव मार्मिक प्रदान की है मार्मिकता प्रदान की है। ये छायावादी युग के नारी संवेदना में मंडित कवयित्री रही है। इनकी कविताओं में आंतरिक वेदना और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, जिससे वह इस लोक से परे किसी अव्यक्त सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई देती है। इनकी प्रतिभा कविता और गद्य इन दोनों में अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय रही है। गद्य के क्षेत्र में इनका दृष्टिकोण सामाजिक सरोकार के प्रति संवेदना में रहा है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में तथा निधन सन 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाएं पहली है निहार, दूसरी है निर्जा, तीसरी है रश्मि, पांचवी चौथी है दोस्तों संध्या गीत, पांचवी है दीपशिखा तथा यमा इसका काव्य संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पत्र के साथी और मेरा परिवार ये दोस्तों इनका है संस्मरण रेखा चित्र। ठीक है ना। उसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकलिप्ता, भारतीय संस्कृति के स्वर इत्यादि इनके हैं निबंध संग्रहण। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार तथा पद्मश्री से सम्मानित होती है। ये दोस्तों लेखिका और महादेवी वर्मा का ये आपने परिचय पढ़ा है संपूर्ण। ये महादेवी वर्मा दोस्तों ये अथवा में आ रहे हैं तो आप कि नहीं, या तो आप लेखक का याद कर लो या फिर कवि का याद कर लो, डिसाइड कर लो दोनों में से। या तो फिर सारे जितने भी कवि है उन कवियों का याद कर लो, या फिर आपके जितने भी लेखक है उन लेखकों का याद कर लो, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो महादेवी वर्मा को भी याद कर लेना। ठीक है ना। दोनों में से एक को डिसाइड करो और एक को याद करो, पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 17वां प्रश्न के अंदर दोस्तों आपकी है व्याख्या। क्या है दोस्तों? व्याख्या करनी है। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या दोस्तों कितने नंबर की आएंगी? 6 नंबर की व्याख्या आने वाली है। कितने नंबर की? 6 नंबर की व्याख्या आने वाली है। तो इसको भी दोस्तों ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। दोस्तों पहला मैं पढ़ता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हैं छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हमारा इसके अंदर दोस्तों अथवा के अंदर ये पूछा गया, जन्म से ही वह अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वह अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वह दौड़ते हैं बेसुख
बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बचाते हुए, जब वह पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीली वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचक शरीर का संगीत। दोस्तों ये आपके हाथों में पूछी गई है, तो इसको बताना है। दोस्तों पहले आपको लिखना है, इसके अंदर पहले आपको प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है? प्रसंग लिखना जरूरी है। प्रसंग के नीचे दोस्तों आपको ऐसे अंडरलाइन करके और ये 3 बिंदु लगा के फिर आप इसको आगे से लिखना शुरू करोगे, ठीक है ना। इसको दोस्तों यहाँ से लिखने के बजाय इसको निचली लाइन से लिखे, ताकि वो लिखने के अंदर स्पष्टता आए, ठीक है। मैं नेक्स्ट आगे इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। पहले आपको लिखना है प्रसंग। तो दोस्तों प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने संसार एवं अपने हृदय के संबंध तथा संसार की निष्ठुरता को व्यक्त किया है। तो वे क्या करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों कवि कहता है कि मेरे रोदन में भी मेरा प्रेम भाव छलकता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा एवं वेदना का ताप है। जिस प्रेम पर राजाओं के विशाल महल न्योछावर होते हैं, उन पर मैं अपने प्रेम के खंडर न्योछावर कर सकता हूँ। प्रेम के निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडर जैसा है, फिर भी मैं उस खंडर रूपी प्रेम को अपने जीवन का अहम भाग मान साथ लिए फिरता हूँ। कवि इसमें अपने प्रेम की पीड़ा को स्वयं साथ रखने की बात कह रहे हैं। कवि कहता है कि जब मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ, तो इसे लोग गाना यानी गीत कहने लगते हैं। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, तब संसार के लोग उसे छंद कहने लगते हैं। वास्तव में मैं कवि नहीं हूँ, अपितु प्रेम का दीवाना हूँ। किसका दीवाना हूँ दोस्तों? प्रेम का दीवाना हूँ। फिर आपको दोस्तों इसके अंदर लिखना है विशेष। क्या लिखना है? विशेष लिखना है। विशेष के अंदर दोस्तों आपको पॉइंट बनाने हैं। जैसे एक के 2 पॉइंट बनेंगे ना, तो 2 पॉइंट बनाने हैं। कवि अपनी संवेदनशील भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। सांसारिक लेन देन में उनकी हृदय की पीड़ा की कोई मतलब नहीं है, वह अपने दुख में भी प्रसन्न है। दूसरा है दोस्तों कोमलकांत शब्दावली, विरोधाभासी उपमा तथा अलंकारों का प्रयोग नियत है। दूसरा दोस्तों अथवा के अंदर जो हमारी थी ना, उसकी हम व्याख्या करते हैं। दोस्तों पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। क्या दोस्तों? दुनिया रोज बनती है। दोस्तों बोर्ड के अंदर पहले जो देखो दोस्तों यहाँ आया है प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा, तो इसके अंदर आपको बोर्ड के अंदर अंडरलाइन कर देनी है। लिखित काव्य संग्रह कौन सी है दोस्तों? दुनिया रोज बनती है। तो इसके अंदर आपको अंडरलाइन कर देनी है कि कविता पतंग से लिया गया। कौन सी कविता दोस्तों? ये पतंग के नीचे आपको फिर से अंडरलाइन कर देनी है, पतंग से लिया गया है। बच्चों का कोमल व लचीला होना तथा पतंग उड़ाते समय किसी बात का होश न रखना का कवि ने वर्णन किया है। तो हम अब बात करते हैं, हम व्याख्या की बात करते हैं। कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म के साथ ही अर्थात जन्म लेते हैं, तभी से उनका शरीर कोमल रुई के समान हल्का होता है। उनकी कोमलता का स्पर्श करने के लिए स्वयं पृथ्वी भी उनके व्याकुल पैरों के पास आती है। जब वह बेसुध होकर आसपास की स्थिति को जाने बिना दौड़ते हैं, तब उनके पैरों के स्पर्श में कठोर छत्ते भी कोमल बन जाती है। उनके भागते पैरों की आवाज़ से प्रतीत होता है कि चारों दिशाएं मृदंग की भांति मधुर संगीत निकाल रही हो। वह पतंग उड़ाते हुए झूले की भांति पेंग भरते हुए आगे पीछे होते हुए दौड़ते हैं। उस समय बच्चों का शरीर पेड़ की डालियों की तरह लचीलापन लिए हुए रहता है। झुकना, मुड़ना, दौड़ना, कूदना सारी क्रियाएं वह शरीर के लचीलेपन के कारण ही कर पाते हैं। कवि बताते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, जहां अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो गिरने जैसी दुर्घटना का डर बना रहता है। यहाँ उन्हें कोई बचाने के लिए तेजी से प्रस्तुत नहीं हो सकता है, केवल गिरने के भय से उत्पन्न हुआ उत्साह ही रोमांच बनकर उन्हें बचाता है। तो ये दोस्तों आपकी व्याख्या है। इसके बाद में आपको लिखना है नीचे, क्या लिखना है? विशेष लिखना है। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। उसके बाद दोस्तों आपको अलंकार के बारे में बात करनी है। मानवीकरण और उसके बाद अनुप्रास उपमा अलंकारों का प्रयोग, खड़ी बोली प्रयुक्त, खड़ी बोली युक्त मिश्रित शब्दावली है। इसके बारे में दोस्तों पूरी इस प्रकार के पॉइंटों के साथ आपकी व्याख्या करोगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों? 6 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अपन अगले सवाल की। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब दोस्तों ये गद्यांश है या इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी
है, ठीक है ना। ये आप पढ़ लेना दोस्तों, और मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ दोस्तों। ये भी दोस्तों 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? ये भी आपके 6 नंबर का आ रहा है। तो दो व्याख्या 6-6 नंबर की आ रही है, तो 12 नंबर तो ये आराम से आप कर लोगे ना। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके बारे में। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन में दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भ में ये मन को खचोट जाती है। हम आज देश के लिए क्यों हम आज देश के लिए करते क्या है। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इससे इसके या उसके भ्रष्टाचार के बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेगा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूट की फू, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति। दोस्तों क्या शानदार बात लिखी है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी ये स्थिति। इसके बाद दोस्तों अतवा के अंदर है कि किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी पड़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवानों के बेटे मर गए। पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेरे किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश यानी चित पड़ी है। आंसू पहुँचते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चित्ता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, और चित्ता सुलाने के लिए ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। ये दोस्तों इसकी व्याख्या करनी है। पहले की व्याख्या करते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों आपको लिखना है प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। तो इसके अंदर प्रस्तुत गद्यांश धर्मवीर भारती द्वारा लिखित संस्मरण काले मेघा पानी दे से लिया गया है। इस प्रसंग में लेखक ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति पर चोट करते हुए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया है। फिर दोस्तों अपन करते हैं व्याख्या। लेखक को अपनी जीजी की बात आज भी उसी संदर्भ में याद है। 50 से ज़्यादा साल बीत जाने पर भी वह बातें मन पर जैसे छाप जमाए हुए हैं। कभी कभी तो विभिन्न संदर्भों में वह बातें मन को भी कचोट जाती है। वह कहते हैं कि हम अपने देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी मांगे हैं, ज़रूरतें हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना हित, अपना स्वार्थ सभी के लिए केवल उद्देश्य रह गया है। देश में चल रहे भ्रष्टाचार पर हम सब मिलकर बातें तो करते हैं, बढ़ चढ़कर उन बातों में हिस्सा भी लेते हैं, पर हमने कभी स्वयं को परखने की कोशिश नहीं की कि क्या हम भी उसी भ्रष्टाचार की श्रेणी में तो नहीं आ रहे हैं। कहने का आशय है कि अपने स्तर पर अपने आप को परखने की ज़रूरत है कि हम भी कहीं जाने अनजाने भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। लेखक कहते हैं कि काले बादल खूब आते हैं, खूब बरसते भी हैं, लेकिन फिर भी गगरी खाली और बेल प्यासा रह जाता है। आशय है कि सरकारी नीतियां गरीबों की ज़रूरतों के लिए खूब बनती है, क्रियान्वित भी होती है, लेकिन उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। स्वार्थ की ज़रूरतों के लिए खूब बनती है। स्वार्थ और भ्रष्टाचार में लिप्त लोग उन लाभों को जनता तक पहुंचने को नहीं देते हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है विशेष। विशेष के अंदर आपको क्या लिखना है दोस्तों कि लेखक ने देश में फैली भ्रष्टाचार नीति एवं अराजकता के विषय में चिंतन व्यक्त किया है। वह दुखी है इस तरह की स्वार्थी नीतियों से, ठीक है ना। उसके बाद भाषा सरल, सुबोध तथा आशयपूर्ण है। चटखारे लेना जैसी कहावतें का प्रयोग होता है। चटखारे लेना जैसी कहावतों का क्या होता है? प्रयोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर अथवा के अंदर जो है अथवा की बात करते हैं। अथवा के अंदर प्रसंग है दोस्तों। प्रस्तुत अवतरण लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक से लिया गया है। इस प्रसंग में पहलवान के दोनों पुत्रों व पहलवान की मृत्यु का चित्रण किया गया है। तो वह क्या लिखना है दोस्तों? लेखक ने बताया कि गांव में बीमारी से दुखी व्यक्तियों के मध्य पहलवान अपनी ढोलक बजा रहे उत्साह का संचार करता था। एक रात पहलवान के दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो गई। लोगों ने सोचा अब बजाकर उत्साह का संचार लोगों ने सोचा कि उन्हें ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन रात होते होते उन्हें फिर जोर जोर से ढोलक बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लोगों ने जोश व साहस 2 गुना बढ़ गया। दुखी हुए निराशा हो चुके माता पिताओं ने कहा कि पहलवान के दोनों बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके, फिर भी पहलवान मजबूत दिल और हिम्मत वाला है, ठीक है ना।
कुछ दिनों बाद ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी, इसलिए कुछ बहादुर व रोगी शिष्य पहलवान को देखने गए। वहां जाकर देखा तो पहलवान चित्त यानी सीधा लेटा हुआ मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उसके शिष्यों ने आंसू पोंछते हुए कहा कि गुरुजी कहते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चित्ता पर यानी लकड़ियों पर मुझे उल्टा पेट में के बल लेटाना, क्योंकि मैं कभी जीवन में दंगल के समय चित्त नहीं हुआ, अर्थात मेरी कभी पराजय नहीं हुई। और चित्ता जलाने के समय ढोलक बजा देना, क्योंकि वही उनका आखिर प्रणाम होगा। उस इसके आगे वह और कुछ भी नहीं बोल सका। और फिर आपको लिखना है दोस्तों विशेष, ठीक है ना। विशेष है पहलवान की मृत्यु का दृश्य एवं आखिरी इच्छा का भावपूर्ण वर्णन हुआ, आखिरी इच्छा का भाव वर्णन हुआ है। और दूसरा है भाषा सरल सहज और प्रभाव में है। 1.5 हाथ का कलेजा लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। 1.5 हाथ का कलेजा यानी शक्तिशाली होना, क्या होना दोस्तों, शक्तिशाली। 1.5 हाथ का कलेजा शानदार लोकोक्ति का प्रयोग होता है। फिर अपन दोस्तों 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है अपने विद्यालय के लिए आवश्यक परीक्षा सामग्री हेतु निविदा तैयार करनी है। क्या करनी है दोस्तों, निविदा तैयार करनी है। तो हम निविदा को तैयार करते हैं। इसके दोस्तों आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है कितने दिए गए ऑप्शन में निविदा भी आ सकती है, ये फिर ये एप्लीकेशन आ सकती है, पत्र, ये 3 है। क्या है वो आप देख लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद आप ब्लूप्रिंट के सारे आप काम करना, ठीक है ना। तो हम आज पढ़ते हैं निविदा। दोस्तों निविदा यानी ऊपर सूचना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर, ठीक है ना। पहले तो इसके अंदर ये दिया गया ना, सचिव महाशिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से रीट भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। एक तो यह तो आपके आ सकती है निविदा या फिर आ सकती है विज्ञप्ति, ठीक है ना। तो हम आज करते हैं निविदा पहले, ठीक है ना। राजकीय उच्च निविदा सूचना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर, ठीक है ना, लिख लिया। उसके बाद लिखना है क्रमांक, लिखना है आपको यहाँ पर, दिनांक आपको लिखनी है यहाँ पर, निविदा संख्या नंबर लगाना है यहाँ पर। उसके बाद में दोस्तों लिखना है अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्न विवरणानुसार सम्मान की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं प्रतिष्ठानों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जो निर्धारित तिथियों को दोपहर 2 बजे तक प्राप्त की जाएगी तथा उसी दिन 3 बजे इच्छुक निविदाकारों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र निविदा खोलने की निर्धारित तिथि के 12 बजे तक निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के कार्यालय में जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा विवरण इस प्रकार है। फिर दोस्तों आपको निविदा का नीचे क्या देना है, विवरण देना है, ठीक है ना। विवरण देना जरूरी है। यहाँ पर लिखना है विवरण, यहाँ पर लिखना है अनुमानित राशि, यहाँ पर लिखनी है धरोहर राशि, यहाँ पर है निविदा खोलने की तिथि और निविदा प्रपत्र शुल्क, ठीक है ना। तो विवरण क्या है, परीक्षा सामग्री की आपूर्ति हेतु। उसके बाद अनुमानित राशि 1,30,000 रुपये लगभग, ठीक है ना। उसके बाद धरोहर राशि कितनी है, 2500 रुपये, 2,500 रुपये। और निविदा खोलने की तिथि है दोस्तों 15/11, जो आपकी परीक्षा है उसी डेट को यहाँ पर लगा देना, ठीक है ना। और निविदा प्रपत्र शुल्क है 50 रुपये, ठीक है ना। फिर आपको नीचे नोट लगाना है आपूर्ति के लिए सामग्री का पूरा विवरण निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध रहेगा, फिर आपका यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हमने निविदा के बारे में जाना। उसके बाद दोस्तों अपन अथवा के अंदर थी विज्ञप्ति। क्या थी दोस्तों, विज्ञप्ति थी, इसके बारे में जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को लिखना है, किसको, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को ये विज्ञप्ति लिखना है। तो आपको ऊपर इस प्रकार सा लोगो लगाना है। फिर आपको ये पेपर संख्या बता देना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020-22 जो भी सन है उसको लगा देना है। और उसके बाद आपकी जो यहाँ पर इस साइड में दिनांक लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको नीचे लिखना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा दिनांक 25 नवंबर 2000 जो भी 2000 मान लो 21 लगा देना को ले जाने वाली थी, किंतु अपरिहार्य कारणों से अब उक्त परीक्षा 15 दिसंबर 2021 को आयोजित होगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर हस्ताक्षर सचिव का होगा, ये आपको लिखनी है विज्ञप्ति, ठीक है ना। या इस प्रकार की होती है विज्ञप्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय के सार गर्भित निबंध लिखना है। निबंध दोस्तों आपका कितने नंबर का आने वाला है, 5 नंबर का निबंध आने वाला है। कितने नंबर का, 5 नंबर का निबंध आने वाला है। पहला निबंध है दोस्तों आपका वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण। दोस्तों वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण इंपॉर्टेंट है, क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, वर्तमान में करंट का विषय है। पिछले 2 सालों से वैश्विक महामारी यानी कोरोना के दौर में अधिकतर बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की है, वर्तमान टाइम में भी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा है इसके बारे में दोस्तों कि राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, राजस्थान की सतरंगी संस्कृति। उसके बाद है महिला सशक्तिकरण, पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतें।
तो दोस्तों, ये जो निबंध आपके 5 नंबर का आने वाला है, मैं हमारे जो कई ऐसे अध्यापक हैं, लेक्चरार हैं, उनसे चर्चा करने के बाद कुल 5 ऐसे निबंध लेकर के आऊँगा। कितने निबंध दोस्तों? 5 ऐसे निबंध लेकर के आऊँगा, जो आपके बोर्ड के अंदर पूछे जाने की 101% संभावना है, वह आपको मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। तो आज के सेशन में तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। पहला जो हमारा निबंध है कि वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण। पहले दोस्तों आपको इसके निबंध को पॉइंटों में लिखना है। पॉइंट के बगैर आप ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। पॉइंट लिखना है, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन करने के बाद इसको नीचे से शुरू करना है। दोस्तों पहले लिखना है प्रस्तावना, 2 नंबर पर लिखना है कोरोना काल में शिक्षण व्यवस्था, 3 नंबर लिखना है कोरोना काल में विद्यार्थियों पर प्रभाव क्या रहा और चौथा लिखना है उपसार। ठीक है ना? तो पहले हम चर्चा करते हैं प्रस्तावना। कोरोना वायरस आज संपूर्ण विश्व पर काल की भांति मंडरा रहा है। इस वायरस ने दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, शैक्षणिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। इस वायरस ने विश्व में अब तक लाखों लोगों की मौत का दावा किया जा चुका है। हालांकि कई देश कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने में प्रयासरत है। मास्क का प्रयोग करना तथा वैक्सीन की व्यवस्था का कार्य भी शुरू किया जा चुका है, परंतु कोरोना वायरस के कारण शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा है वह अत्यंत चिंताजनक है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये समय बेहद नाजुक है। ठीक है ना? इस प्रकार का आपको लिखना है प्रस्तावना। उसके बाद दोस्तों लिखना है कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था। कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक व्यक्ति आज स्वयं को लाचार समझ रहा है। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर लॉकडाउन की व्यवस्था की गई, जिसके कारण हर क्षेत्र की प्रगति को रोक लग गई। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन किए गए। लॉकडाउन की व्यवस्था के चलते देश के समस्त कॉलेज, विद्यालय, कोचिंग को बंद कर दिया गया। इसके बाद कई स्कूल व विद्यालयों का ऑनलाइन क्लासेज लेना का निर्णय लिया गया। ऑनलाइन ही छात्रों को महत्वपूर्ण नोट्स तथा प्रोजेक्ट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विभिन्न एजुकेशन ऐप के माध्यम से भी छात्रों को पढ़ने में सुविधा हुई। कोरोना महामारी के कारण देश में होने वाली कई सरकारी परीक्षाओं पर भी रोक लगा दी गई। विद्यालयों एवं कॉलेजों की परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में विद्यार्थियों का उत्साह में क्षीण होता नजर आने लगा। बिना परीक्षा के ही विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रमोट भी किया गया। वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को विकल्प के भांति प्रयोग करके छात्रों की पढ़ाई के प्रति जागरूक रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी सुविधा की शुरुआत की गई है, जिसे ई पीजी पाठशाला, दीक्षा, ई बस्ता, शोध गंगा, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ऑप्शन एजुकेशन रिसोर्स के माध्यम से निसंदेह अध्ययन कार्य कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक व कॉलेज स्तरीय शिक्षा में भी ऑनलाइन शिक्षण कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोरोना काल में विद्यार्थी का प्रभाव, विद्यार्थियों को क्या प्रभाव रहा है। 2019 में चीन में फैलते हुए इस वायरस का प्रकोप सर्व जगत में छा गया। भारत में 2020 में पहुंचकर इस वायरस ने लाखों लोगों के जीवन को नष्ट कर दिया। एक विद्यार्थी जिसके जीवन का मुख्य उद्देश्य विद्या प्राप्त करना है, कोरोना वायरस के कारण वह प्रत्येक विद्यार्थी निराशाजनक स्थिति में से गुजर रहा है। जो छात्र नए सत्र में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें पिछले सत्र के परिणाम न मिलने के कारण प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का उपयोग करके छात्रों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, लेकिन वह छात्र जो गाँव देहात में बसे हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का लाभ प्राप्त कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। फिर आपको नीचे लिखना है उपसार। क्या लिखना है? उपसार लिखना है कोरोना वायरस जो 21वीं सदी की भयंकर महामारी है, इसने संपूर्ण विश्व को घेर लिया है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को भविष्य के देखते हुए ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? इसके बाद हमारा दूसरा था राजस्थान की सतरंगी संस्कृति। ये आपको जो दूसरा भी क्या है दोस्तों, निबंध है, ठीक है ना, उसको आप देख लेना, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको 5 जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा, और 5 जो निबंध है उसको ही आप पढ़ना। ठीक है ना? ये देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। एक ये महिला सशक्तिकरण, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। ठीक है ना? अब ज़्यादा वीडियो बड़ा बन रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना? नेक्स्ट, अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा जो महिला सशक्तिकरण का अर्थ बताना है, फिर भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है इसके बारे में बताना है, फिर उपसार लिख देना है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में बताना है। ठीक है ना? तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो हिंदी अनिवार्य का पहला जो मॉडल प्रश्न पत्र था, उनको सारा का संपूर्ण हल कर लिया। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों जो हमारा ब्लूप्रिंट मैंने इस चैनल पर
4 विषयों के ब्लूप्रिंट अपलोड करती है। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ना, वर्तमान टाइम में रिवीजन करना बहुत अधिक महत्वदायक होगा। आपको 101% आपको अच्छी सफलता मिलेगी बोर्ड के अंदर, अगर आप ब्लूप्रिंट के आधार पर रिवीजन करोगे। इसी के साथ अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर करें। वहाँ मैं इसकी PDF डाल दूँगा और जो भी ब्लूप्रिंट है वो सारे डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें और इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।